नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटीज से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि जो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होने के कारण जो भी फूड प्रोड्यूस निकल कर सामने आता है वो इतना ज़्यादा एडल्टरेटेड हो जाता है कि उसे कंज्यूम करने के बाद हमें अनेकों तरह की बीमारियां झेलनी पड़ती हैं, जैसे बीपी, अंदर से बेचैनी, यहाँ तक कि कैंसर पेशेंट्स की भी जो मात्राएं हैं वो इन्हीं फूड एडल्ट्रेशंस के कारण बढ़ रही हैं। आज हमारे बीच मौजूद है हमारे स्टूडियो में डॉक्टर मीनाक्षी सिंह जी। बता दें कि डॉक्टर मीनाक्षी खुद एक डॉक्टर हैं और हेल्थ सेक्टर में होने के साथ साथ इन्होंने इस समस्या का निदान निकालते हुए एक बहुत ही इनोवेटिव वे में हेल्थ केयर फील्ड में अपना योगदान दिया है। हम जानेंगे इनसे इनकी जर्नी के बारे में और कैसे ये लोगों को सर्व कर रही हैं। तो आइए देर नहीं करते हुए आपकी मुलाकात करवाते हैं नंदिनी गिर फार्म्स की फाउंडर डॉक्टर मीनाक्षी सिंह जी से। तो डॉक्टर मीनाक्षी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जी, धन्यवाद। मीनाक्षी मैम, पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि गिर फार्म्स का क्या कंसेप्ट है और ये कैसे लोगों को सर्व कर रहा है। नंदिनी गिर फार्म्स बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हमने गिर गौ माता को पालने का निर्णय लिया। और गिर जो है वो अभी हैं तो गुजरात की गाय, लेकिन उनमें थोड़ा हाइब्रिड और एडल्टरेशन कम है। और जब हम A2 काऊ मिल्क के बारे में बात करते हैं तो गिर जो नस्ल है उनको इस तरह से प्रिजर्व किया गया है गुजरात में कि उनके दूध में एडल्टरेशन नहीं होता है, A1 और A2 का मिक्सचर नहीं होता है। तो हमने ये डिसाइड किया कि नहीं, हम लोग गिर गाय ही रखेंगे अपने फार्म पे, ताकि हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग एज वेल एज गौ पालन दोनों को साथ साथ ले चलें। मैम, अक्सर मैं देखती हूँ कि जब भी हम लोग दूध कंज्यूम करते हैं या दूध से रिलेटेड पदार्थ कंज्यूम करते हैं, जैसे छेना हो गया या और कुछ हो गया जी, तो उसकी वजह से बीपी की समस्याएं, अंदर से बेचैनी उठने लगती है। कई बार हेल्थ जो है वो समझ में आता है कि सही नहीं जा रहा। तो क्या कारण आपको इसका लगता है और इसको आप कैसे फुलफिल कर रही हैं? साथ ही हम आपसे जानना चाहेंगे कि A1 और A2 मिल्क में क्या डिफरेंस है? A1 और A2 मिल्क के बीच में एक प्रोटीन का लिंक होता है, उसका डिफरेंस होता है। बेसिकली क्या होता है कि बीटा केजिन जो कि पाया जाता है A2 गिर काउज में, तो वो बहुत ही मतलब हमारे लिए एक्चुअली वो अच्छा होता है। और जो भी प्रोटीन जो आपके लिए डाइजेस्टेबल हो वो हमारे गिर काउज में होता है। जो A2 मिल्क होता है वो हमारे लिए अच्छे से डाइजेस्ट होता है, हमें बीमारियां नहीं होती जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर। जो A1 काऊ का जो मिल्क होता है जैसे जर्सी, HF, ये सब गाय जो है वो A1 मिल्क में आती है, मिल्क कैटेगरी में। तो जब भी आप A1 मिल्क कंज्यूम करते हैं आपको ब्लोटिंग होगा, मे बी आपको दूध पचे नहीं, आप चाय पी रहे हैं, आपको एसिडिटी हो रही है, इंडाइजेशन हो रहा है, साथ साथ ब्लड प्रेशर और शुगर को भी वो बढ़ावा देता है। तो उसके लिए हमने ये सोचा कि नहीं, दूसरा विकल्प क्या होना चाहिए। तो हमने फिर A2 मिल्क पे काम करना शुरू किया कि किस तरह से हम लोग गिर काउस को लाएं और A2 मिल्क पे काम करें। क्या कारण लगता है मैम आपको कि A1 मिल्क बहुत ज़्यादा इंडिया में उपलब्ध है और जहां देखिए आपको A1 मिल्क ही मिल रहा है जिसको कि हम लोग कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं? ऑब्वियसली चाहे गाय का हो या पैकेटेड हो। जी जी, देखिए A1 मिल्क का ये कॉन्सेप्ट है कि ये HF और जर्सी जो गाय हैं जो कि विदेशों से लाई गई थी एक टाइम में जब हमारा मिल्क रेवोल्यूशन चल रहा था गवर्नमेंट का, तो उस वक्त इन गायों को बहुत ज़्यादा लाया गया, यहाँ पे क्रॉस ब्रीडिंग भी की गई ताकि मिल्क प्रोडक्शन बढ़े किसी तरह से भी। क्योंकि इंडिया की जो अपनी जो इंडिजिनस जिसको काउज कहते हैं, जो हमारे अपनी काउज हैं, उनका मिल्क का सीमा है वो लिमिटेड मिल्क प्रोडक्शन करती हैं। लेकिन जो HF और जर्सी होती हैं उनका मिल्क प्रोडक्शन यील्ड बहुत ज़्यादा होता है। इवन झारखंड गवर्नमेंट में भी एक टाइम था जब क्रॉस ब्रीडिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा कि जो इंडिजिनस ब्रीड है, जो बहुत छोटी गाय होती हैं झारखंड की, उनको बेसिकली क्रॉस ब्रीड करके और उनसे ज़्यादा दूध उत्पाद करने के लिए ये एक मुहिम चलाई गई थी। तो मैक्सिमम जो गाय अभी हमारे पास उपलब्ध है भारत में वो हाइब्रिड गायें उपलब्ध है, जिसके कारण कि हम लोग मिल्क कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं। जी हाँ, और बेसिकली क्या है कि इसका बाद में आफ्टर इफेक्ट अब लोगों को पता चलने लगा है कि ठीक है, मिल्क तो हमारे पास मात्रा में हो ही रहा है, लेकिन उसके चलते हमारे हेल्थ पे क्या इश्यूज आ रहे हैं वो धीरे धीरे अब लोगों को पता चल रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो उसको हमें अब रिवर्स करना है किसी भी तरह से। तो हमें ऐसी गाय चाहिए जो
बिल्कुल इंडिजिनस हो, जिसका दूध में कोई अडल्टरेशन ना हो, जिसमें कोई प्रोटीन लिंक फेल ना हो, जिसके चलते कि A2 के जगह A1 मिल्क आने लगे। तो उस चीज़ पे अब हमें ध्यान देना है कि कैसे हम अपने आप को हेल्दी बना सके दूध पीने के बाद भी। तो A2 मिल्क आपने उपलब्ध कराने के लिए या उन नस्ल की गायों को रखने के लिए, इंडिजिनस गायों के पालन के लिए आपने कहाँ से वो गायें अरेंज की? क्या आपने गुजरात की फॉरेस्ट से जाकर अरेंज किया या किस तरीके से आपने अरेंज किया? गिर तो एक्चुअली गिर फॉरेस्ट है गुजरात में, और उनके नाम पे ही गिर गाय का जी concept जी है। बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं कि फॉरेस्ट से जाके गाय लाना है, वो तो गौशालाएं बहुत हैं वहाँ पे गुजरात में, जिससे कि आप नस्ल का पता करके, आप उनके पूरे जनरेशन का पता करके आप उनको ला सकते हैं यहाँ पे, ताकि वहाँ पे कोई क्रॉस ब्रीडिंग ना हो, क्योंकि गायों में अगर क्रॉस ब्रीडिंग हो जाएगा तो वो A2 से तुरंत A1 मिल्क में शिफ्ट कर जाता है। तो हम लोग गुजरात जा करके कई गौशालाएं विजिट करके और देख करके कि क्या नस्ल है, उनके ऊपर तक का सारा क्राइटेरिया मैच हो रहा है कि नहीं, तब फिर हमने उनको लाया यहाँ पे। जी मैम, ये पूरा कंसेप्ट आपका खड़ा किया हुआ है, आप खुद एक डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल्स की ओनर भी हैं, तो एक डॉक्टर खुद अपने मरीजों को कम करने के लिए क्यों चाहेगा? वो तो चाहेगा ना कि उसका बिजनेस बढ़े। तो इस हेल्थ केयर फील्ड में होने के बावजूद, एक डॉक्टर होने के बावजूद, हॉस्पिटल्स रन कर रही हैं आप, इसके बावजूद भी कब और कैसे ये ख्याल आया कि आपको ऐसा कुछ करना है, या फिर इस तरफ आपका रुझान कब गया? डॉक्टर तो हूँ, और इसका मतलब ये नहीं कि ह्यूमन बीइंग नहीं हूँ। और दूसरा है कि जैसे अगर आप सोसाइटी में जब तक आपका कोई कंट्रीब्यूशन ना रहे, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, आप कितना भी कुछ कर लो, बीमारी कम नहीं होने वाली, लेकिन हमारा प्रयास तो जारी रहना चाहिए। और बीमारियां जिस तरह से हो रही हैं, हर तरफ से आ रही हैं, तो हमें एटलीस्ट अपना एक प्रयास ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर होने के साथ साथ आप एक ओथ लेते हो। जब डॉक्टर बनते हो तो आपका एक ओथ रहता है इनिशियल डे पे ही कि आपको सोसाइटी को सर्व करना है। तो मैंने ये अपने घर में भी देखा, मेरे बेटे को भी देखा कि किस तरह से उसको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बाहर का खाना और ये जो इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो रहा है दूध में। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने खुद के गायों से ये स्टार्ट करें जर्नी। तो हमने पहले गाय खुद के लिए लाई, अपने पर्सनल यूज़ के लिए। और तो धीरे धीरे एडल्ट्रेशन तो हर चीज में है, ग्रीन वेजिटेबल्स में है, वीट में Right, भी है। बिल्कुल। तो क्या उन सभी का समाधान आपने अपने बेटे के लिए निकाला जब आप अपने बेटे को लेकर ये सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी? नहीं, जब हमने गाय लाई तो गाय के साथ गाय का मैन्योर भी आता है, क्योंकि वो तो गाय देती है गौ माता, तो दूध तो रहता ही है, साथ में मैन्योर भी रहता है। तो हमें लगा कि अगर हमें एग्रीकल्चर करना है तो क्यों ना गाय के गोबर से किया जाए। अगर हम लोगों के पास ज़मीन है जिसमें हम गाय रख रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमने फिर एग्रीकल्चर के तरफ भी मूव ऑन किया, और ऑब्वियसली वीट और वेजिटेबल्स पे भी हमने काम किया। वीट में हमने जो हमारा पौराणिक जो गेहूं होता है, जिसको खपली भी बोलते हैं, एमर भी बोलते हैं, तो उस पे हमने काम किया कि कैसे हम लोग हाइब्रिड वैरायटी ऑफ वीट से अपने आप को दूर रख सकें। और हम लोग फिर उस प्रोडक्शन में भी आए और साथ में वेजिटेबल्स की भी फार्मिंग करना शुरू की। तो कुल मिलाकर हम देख सकते हैं कि आपके खुद के बच्चे को परेशानी हो रही थी, इकलौता बेटा है आपका। जी जी। तो उसको परेशानी हो रही थी, हेल्थ इश्यूज हो रहे थे, और क्योंकि आप इस हेल्थ सेक्टर में हैं, तो बढ़ती हुई बीमारियों से अपने बच्चे को बचाने के लिए आपने सोचा कि घर में ही सारी चीज़ों को लाया जाए, दूध से लेकर ग्रीन वेजिटेबल्स से लेकर सीरियल्स तक, सारा कुछ ऑर्गेनिक वे में उपजाया जाए और अपने फैमिली को फीड किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बिजनेस फॉर्मेट में कब आया मैम? ये एक्चुअली जब आपके पास गाय होती है तो गौ माता अपनी संख्या खुद ही बढ़ाने लगती हैं, तो आपको उसको सस्टेनेबल करना पड़ता है। तो अगर आप सस्टेनेबिलिटी में नहीं जाइएगा तो आप घर से कितना खर्च करके आप उसको सस्टेन करिएगा। तो ये धीरे धीरे जब हमारे पड़ोसियों ने जानना शुरू किया कि हमारे पास खुद की गाय हैं, लोग हमारे फार्म पे जाते भी थे विज़िट करने के लिए, तो लोगों ने भी कहा कि हमें भी चाहिए, है ना, हमें भी चाहिए, इतना बढ़िया मिल्क है, ये है वो है। तो जब हमने देना शुरू किया तो मुझे लगा कि नहीं, क्यों ना इसको हम लोग एक बिज़नेस के फॉर्मेट पे लेकर के आए। तो हमने फिर 2 साल पहले फिर इसको बिज़नेस के फॉर्मेट में डालना शुरू किया। तो बिजनेस से लेकर स्टार्टअप के फॉर्मेट में डालना, ये ख्याल कब और कैसे आया आपके अंदर? ये भी एक्चुअली जस्ट जैसे ही मैंने नंदिनी गिर फार्म्स एक नाम सोचा पहले, तो कि नहीं, मुझे एक प्रॉपर एक फार्म चलाना है और उसमें हमें एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल मॉडल तैयार करना है, ताकि ऐसे और भी लोग इंस्पायर हों और भी लोग, क्योंकि अगर मैं अकेले पालूंगी गौ माता तो
हो सकता है कि उतने सारे लोगों का मैं कल्याण ना कर पाऊँ, तो और भी लोग उस पर आएँ और देखें कि किस तरह से हमने एक मॉडल तैयार किया है। तो मैंने फिर सोचा कि नहीं, क्यों ना हम लोग इसको पूरा एक एज अ इंटीग्रेटेड फार्मिंग के फॉर्मेट पे लेकर के जाएं और इसको हम लोग प्रॉपर वे में आगे लोगों तक पहुंचाएं। इवन ये मैं चाहती हूँ कि और भी लोग आएँ, उसको विजिट करें, देखें और इंस्पायर हों कि इस तरह से करना चाहिए। एक जब डॉक्टर कर सकता है तो बाकी लोग तो बहुत आराम से कर सकते हैं। तो मैम, नंदिनी गिर फार्म्स आपने क्या सोच कर नाम रखा है इसका? पता नहीं, हमारी एक गाय थी, उसका नाम था नंदिनी, और हमने सोचा कि ये शी वॉज वेरी लवेबल, बहुत अच्छी गाय है। ये नाम आप ही ने दिया था उसे? नहीं, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, दोनों ने हमने मिलके सोचा। उन्होंने नंदिनी बोला, फिर हमने गिर फार्म्स उसको किया, क्योंकि गिर काउज है हमारे पास, तो हमने सब ने मिल करके ही एक्चुअली ये नाम तो सिर्फ एक ही गाय का नाम आपके पास नंदिनी था, जिसके हाँ नाम जी। से आपने पूरा फॉर्म ही वो रख दिया? गाय का नाम भी हम नहीं रखा था, क्योंकि ऑब्वियसली जब गाय आती है वहाँ से टैग लेकर के तो उसका कोई नाम नहीं होता, ऐसे उनके नंबर्स रहते हैं या ये रहता है, तो फिर उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। बट हमें वो अच्छा लगा, क्योंकि वो गाय हमसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड भी है और बहुत लवेबल काऊ है वो। अभी भी हम लोग जाते हैं तो सबसे ज़्यादा वही हमें ग्रीट करती हैं। मैम, शुरुआत में तो आप अपने बच्चे के लिए ये सब कुछ कर रही थी, अपने बच्चे के हेल्थ को सुनिश्चित करने के लिए ये सारी चीज़ें कर रही थी। नो डाउट हम लोग सब कहीं ना कहीं सफ़र करते हैं, बट आपने अपने बच्चे को सफ़र नहीं करने दिया। धीरे धीरे कैसे आपने इसको स्केलेबल किया मैम? कैसे आपने इसको एक लार्ज बिजनेस मॉडल में लाया? और ऑलरेडी आप एक डॉक्टर हैं, तो उस प्रोफेशन को संभालते हुए इधर ध्यान देना, कैसे आपने सारी चीज़ें लाइन अप की और इसको एक बिजनेस से स्टार्टअप तक आपने इसको कन्वर्ट किया? और क्या माइंड में चल रहा था कि क्यों ऐसा स्टार्टअप में क्यों कन्वर्ट करना है? क्या बेनिफिट्स मिलेंगे स्टार्टअप में कन्वर्ट करके? हमने जब मैं इस जर्नी में आगे बढ़ी तो ऑब्वियसली चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं और आपको पता नहीं रहता कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, क्योंकि ये बिल्कुल ही सेपरेट, बिल्कुल एक अलग फील्ड है जो डॉक्टरी में नहीं होता। और दूध बेचना एक अपने आप में बहुत बड़ा काम होता है एक डॉक्टर के लिए, क्योंकि तो आप जब इंटरैक्ट तो करते हो, आपका ही किया हुआ जी था। जी जी, तो आपका ही मतलब जब आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो और जब लोग आपसे दूध का रेट पूछते हैं तो उस समय बड़ा ख़राब लगता है कि आप खुद एक डॉक्टर हो, आप बैठ करके लोगों का इलाज कर रहे हो और लोग आपसे मतलब उस तरह से, बिकॉज पीपल डोंट हैव दैट कि एक डॉक्टर भी कर सकता है, तो लोगों को लगता था कि कोई महिला कर रही होगी और वो कॉल करते थे और जब मैं जवाब देती थी तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था कई बार। तो आप शुरुआत में खुद ही से सारा कुछ हैंडल कर रही थी? मैं शुरू से ही नहीं, मैंने लोगों को इनिशियल नहीं हायर किया। जब हमने स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली मुझे था कि मैं इंटरेक्ट करूं डायरेक्टली, लेकिन जब मुझे लगा कि नहीं, इसको जब हमें एक स्टार्टअप अगर हम लोग इसको मॉडल देते हैं, साथ में हम लोग नया कॉन्सेप्ट अगर लाते हैं, तो गवर्नमेंट की बहुत सारी जो परियोजनाएं हैं, जो योजनाएं हैं, स्कीम्स हैं, उसके साथ हम लोग जुड़ पाएंगे। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, क्यों ना इसको फिर हमें स्केलेबल फॉर्म में लेकर के आना है, और मैंने तुरंत फिर डिसाइड किया कि नहीं, इसको जो भी फार्म प्रोड्यूसर्स हैं, अगर हमें कोई एक जगह मिले जहाँ से कि हम लोग उसको सेल आउट कर सकें, तो एक हमारा सेलिंग आउटलेट भी होना चाहिए। तो फिर मैंने ऑर्गेनिक बास्केट का उसको फॉर्मेट दिया कि नहीं ठीक है, नंदिनी गिर फार्म्स शॉप आउटलेट, जी जी, शॉप आउटलेट किया। और उससे इंस्पायर होकर के रिलायंस से भी हम लोग जुड़े, रिलायंस सिग्नेचर में भी अभी शॉप इन शॉप है हमारा। तो उस तरह से फिर हमने इसको स्केलेबल बनाने की कोशिश की। क्या ऐसा माइंड में आया मैम कि आपको लगा कि आपके अंदर इतने सारे लोग हैं, फिर भी जो आपका शुरुआती दौर है उसमें आप कस्टमर्स को खुद से हैंडल कर रही थी या खुद से एंटरटेन कर रही थी? जो लोग थे एक्चुअली वो समय तो आपका काफी लगता होगा डॉक्टर प्रोफेशन में, जो लोग थे वो तो हेल्थ सेक्टर से थे, तो वहाँ पे उन लोगों को बोलना भी मुझे ख़राब लगता था कि मैं जो है ये गाय का दूध सेल करने का बिज़नेस करने वाली हूँ या ऐसा है। तो मुझे लगता था कि जो भी चीज़ें मैं खुद ही हैंडल करूँ ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सामने से अब क्या कॉल आएगा, लोग क्या पूछेंगे, नहीं पूछेंगे, कितना एम्बैरेसिंग होगा। तो अगर मैं किसी और को पकड़ा देती हूँ तो मे बी वो मुझे ज़्यादा एम्बैरेसिंग लगे, डिस्पाइट कि मैं खुद लोगों को आंसर करूँ। तो इनिशियली मैंने सोचा कि नहीं, मैं खुद ही देखती हूँ कि क्या रिस्पॉन्स आता है। क्या क्या चैलेंजेस आए मैम सबसे इस दौरान की जब आप सब कुछ खुद से ही हैंडल कर रही थी? सबसे पहला तो जो दूध का रेट होता है, एक्चुअली जो A2 मिल्क होता है, थोड़ा महंगे साइड पे होता है, क्योंकि गिर गाय को मेंटेन करना अपने आप में बहुत कॉस्टली है। एक एक गाय की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, जब हम लोग बाहर से लेके आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन लगता है, तो उनका जो मिल्क होता है वो भी लिमिटेड होता है, 4-5 लीटर ही होता है, एज़ कम्पेयर टू जर्सी और HF जो कि एक साथ 15-20 लीटर दूध दे देती हैं।
तो उसका मेंटेनेंस में क्या होता है कि कॉस्ट बढ़ जाता है। तो जब हमने डिस्कस किया लोगों से, जब फ़ोन आना शुरू हुआ, जब पैम्फलेट्स बटे एक्चुअली मार्केट में, और जब लोग पूछने लगे, तो लोगों का थोड़ा सा जो होता है मिल्क के रेट को लेकर के परेशान हो जाते थे तो कि उनको अब आपने कैसे कन्विंस किया? मतलब जब आप मार्केटिंग कर रही होंगी तो जी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मार्केटिंग आपने ट्राई की होगी, जी कैसे आपने लोगों की ट्रस्ट को जीता, या कैसे उन्हें कन्विंस किया कि ये जो चीज़ आप दे रही हैं ये अलग है? और साथ ही साथ मिल्क के अलावा और भी तो चीज़ें होंगी, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए या अन्य खाद्य पदार्थ हो गए। जी। तो इनिशियली जब हमने इंटरेक्शन शुरू की तो लोग तो बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं देते थे। हर किसी को लगता था कि इतना मतलब कैसे इतना रुपया लीटर हो सकता है दूध। तो हमने कहा कि ठीक है, इसको हम लोग और ज़्यादा मार्केट में लाने के लिए हमें डिजिटल मीडिया का प्रयोग करना पड़ेगा, जिसमें कि सेल्फ एक्सप्लेनिंग होंगी चीज़ें कि कैसे हम लोग चीज़ें कर रहे हैं, फार्म का वीडियो से लेकर के किस तरह से हम लोग रख रहे हैं गौ माता को। और उसको हमने फिर सोशल मीडिया का एक टीम हमने रखा, हायर किया, साथ में हमने अपना एक वेबसाइट बनाया ई कॉमर्स। उसके अलावा हमने और भी प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेज़ॉन पे भी लिस्ट कराया प्रोडक्ट्स। तो उस तरह से करके हमने धीरे धीरे चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ाया। जी। मतलब एक एक आदमी को पर्सनली एक एक करके समझाना पॉसिबल नहीं था, तो पॉसिबल आपने नहीं उसका था। ये रेमेडी निकाला कि खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जी, चीज़ें। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो। साथ में हमने वीडियोस बनाना शुरू किए, फार्म पे जाना शुरू किया, बहुत से कैसे आपने यूट्यूबर्स और मतलब इंस्टाग्रामर्स। सब कुछ लाइन अप किया मैम? एक कंसेप्ट माइंड में आपके आया कि इसको मुझे स्केल अप करना है, लोगों तक पहुंचाना है जी बड़ी मात्रा में, जी तो उसके लिए एक फार्म देखना, सब कुछ आपने जैसे हम जानते हैं खुद से ही किया जी मैम, जी जी अकेले ही आपका खुद का विजन आपने खुद से ही उसको जी चॉक आउट किया। जी तो हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आपने शुरुआत की, कैसे आपने फार्म्स अरेंज किए, लैंड देखा, कैसे आपने लोगों को जोड़ा, उसमें स्पेशलिस्ट को जोड़ा, ताकि आपकी गैर मौजूदगी में भी उस चीज़ का जी। प्रॉपर ध्यान रखा जा सके। एक्चुअली कहानी वहाँ से ही शुरू हुई जब हमने लैंड खोजना शुरू किया। हर किसी को पता है कि झारखंड में चूँकि बहुत सारे एक्ट्स हैं, प्रोविजंस हैं, सीएनटी है, तो मोर देन 100 लैंड्स हमने देखा होगा टू सर्च दिस फार्म। एंड फाइनली हम लोगों ने ज़ीरो डाउन किया कि नहीं ठीक है, ये अच्छा है जगह, बट वो लैंड बिल्कुल बैरन लैंड था। उसको बेचने वाले ने उस समय सोचा था कि डॉक्टर साहब को बहुत अच्छा हमने एक तरह से डील कर लिया है कि जैसा ऐसा लैंड दे दिया है जिसमें कुछ नहीं हो सकता। तो वहाँ से कहानी एक्चुअली शुरू हुई कि इसको अगर हमें खेती करना है, अगर हमने अपने लिए कुछ उगाना है, तो यहाँ की मिट्टी सबसे पहले तो ठीक करनी है। दूसरा, बेटे को भी जिस तरह से प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो वहाँ से हमने गाय की यात्रा शुरू की कि गौ माता को हमें लाना है और हमें उनको रखना है फॉर मैन्योर एंड ऑल। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग इधर स्टार्टअप इंडिया की तरफ बढ़े, जिस तरह से हमें प्रमोशंस मिला, हमने पीएमएफएमई स्कीम को भी लिया, अपने साथ जोड़ा, ताकि हमें गवर्नमेंट का कुछ प्लेटफॉर्म मिलना शुरू हुआ अपने आप को प्रमोट करने के लिए। सबसे पहले जो आपने लैंड आपने अरेंज किया, उसकी आपने मिट्टी किस तरीके से ठीक की? मिट्टी तो हमने ऑब्वियसली गाय के गोबर से ही ठीक की। वहाँ पर अभी भी अगर कोई देखेगा तो बहुत ही पथरीली मिट्टी है। और मतलब किस बिल्कुल तरीके से वो गाय के गोबर से आप ठीक कर पाए मैम? गाय के गोबर से हमने खाद बनाना शुरू किया और खाद को हमने मिट्टी में मिक्स करना शुरू किया। तो वहाँ की मिट्टी ठीक हो गई? हाँ जी, और कुछ मिट्टी हमने बाहर से भी मंगाया इनिशियली, जो हमें बहुत ही ख़राब मिट्टी का चूँकि सामना करना पड़ रहा था, तो कुछ मिट्टी हम बाहर से भी मंगवाए। लेकिन गाय के गोबर से धीरे धीरे वो पूरा एक फॉरेस्ट के रूप में बन गया। और आप इमेजिन नहीं करोगे, एक पेड़ नहीं था वहाँ और अभी 5000 पेड़ हमने लगाए हैं। तो वो पूरा एक एज अ फॉरेस्ट है और गाय उसमें बहुत आराम से घूमती है। जाने अनजाने में आपने लिया या जानबूझकर आपने ऐसी जगह लिया? नहीं, हमें लैंड नहीं मिल रहा था और हमारे लिए मजबूरी थी कि उसको पूरा करना है। जी हाँ, हमारे लिए मजबूरी थी कि वो लैंड हम लोग लेके आगे बढ़े हर हाल में, क्योंकि हमें गाय को पालना था और हमें फार्मिंग करनी थी। किस किस सेक्टर्स में आपने इस चीज को रख रखा है मैम? अगर इस पूरे नंदिनी गिर फार्म्स की अगर मैं बात करूं, तो कौन कौन सी ऐसी स्पेसिफिक एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, या कुल मिलाकर किन किन सेक्टर्स में आपने इसको रख रखा है फिलहाल? हम लोग एक्चुअली ऑयल्स भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम लोग अपने जो वुडन प्रेस्ड ऑयल्स होता है, जो कि बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए, उसके अलावा हम लोग बहुत तरह के मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स भी लाए हुए हैं, जैसे आपका कुकीज़ हो गए, चाहे पास्ता हो गया, नूडल्स हो गए, वर्मिसेली हो गया।
फिर उसके मैं अलावा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की बात कर रही हूँ मैम, जो आप वहाँ पे उगा रहे हैं उस चीज़ उगा को। रहे हैं वो तो हम लोग मोटा मोटी सारी चीज़ें ही उगा रहे हैं, लाइक मतलब वीट से लेकर के सब कुछ ग्रीन हाँ वेजिटेबल्स हाँ वगैरह हाँ सब हाँ कुछ। ग्रीन वेजिटेबल सब कुछ हम लोग ऑलमोस्ट सब कुछ उगा रहे हैं और फिर उसको वैल्यू एडिशन कुछ पे डाल रहे हैं। स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स जिनको आप वैल्यू एडिशन पे ला रहे हैं, वो आप राइट, कैसे वही। कर रहे हैं, हम जानना चाहेंगे। वो मिलेट्स एक्चुअली है, मिलेट्स जितने भी मिलेट्स हैं उस पे हम लोग काम किए, और ज्वार, बाजरा, रागी और भी जो भी मतलब मिलेट्स हो सकता है, जैसे कोदो हो गया या आपका किनोआ हो गया, तो वो सभी चीज़ों पे हमने काम किया और उसको फिर वैल्यू एडिशन पे लिया। काला चना आप उसमें कुछ कर रहे हैं, हमने सुना था, हम आपसे जानना चाहेंगे मैम इसके बारे में। काला चना की खेती की है, और वो बेसिकली एक अलग वैरायटी ऑफ चना है जिसमें कि बहुत ज़्यादा आयरन होता है, प्रोटीन होता है, उसकी मात्रा बहुत अच्छी होती है, और वो बिल्कुल यूनिक प्रोडक्ट है। महाराष्ट्र में लोग करते हैं, वो हमने भी यहाँ पे किया है, और अभी हम लोग उसको सेल भी कर रहे हैं और बहुत अच्छा बिक भी रहा है। तो अपनी नंदिनी गिर फार्म्स में यूनिकनेस लाने के लिए आपने किन किन जगहों को एक्सप्लोर किया मैम? कैसे कैसे आप अलग अलग चीज़ों को आपने इंट्रोड्यूस किया, कहाँ कहाँ आप गए, किन किन लोगों से मिले, कहाँ कहाँ से कंसेप्ट्स आपने लाया और उसको यहाँ पे प्लेस किया? मैं बहुत जगह विज़िट की। सबसे पहला तो गुजरात ही मैं कई बार गई हूँ, उसके बाद महाराष्ट्र भी मैं गई हूँ, उसके अलावा मैं महाराष्ट्र में अलग अलग जगह जैसे पुणे, नागपुर, मुंबई भी मैं गई कुछ चॉकलेट्स के फाइंड आउट्स में। फिर उसके अलावा मैं देश विदेश भी ट्रैवल करती रहती हूँ। अभी भी मैं वियतनाम गई हुई थी, वहाँ पर हम लोग ऑर्गेनिक कॉफ़ी पे रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे हमें ऑर्गेनिक कॉफ़ी यहाँ पर मिल सके। टी के लिए हम लोग बेंगलोर और उसके सबर्ब्स में जितना भी हम लोग हो सका वहाँ भी हमने ऑर्गेनिक टी भी लाया है, हमने तरह तरह के वहाँ से खोज करके। तो उस तरह से हम लोग कंटिन्यूअस एफर्ट दे रहे हैं कि कैसे हमें ये जो आपकी रिसर्च की यात्रा रही तब से लेकर अभी भी और अभी भी जारी है, तो इन सभी रिसर्च की जर्नी के दौरान आपने क्या क्या ऐसे यूनिक चीज़ें उठाई, एक्सप्लोर करके वहाँ से लिया और अपने कंसेप्ट में इंट्रोड्यूस किया कि वो यूनिक साउंड हो सके? बहुत सी चीज़ें, जैसे एक तो जो हमने कॉन्सेप्ट पास्ता, नूडल्स, वर्मिसेली वगैरह वो सब का जो एक कॉन्सेप्ट है वो हमने गुजरात से थोड़ा उठाया। कुछ चीज़ें जैसे चॉकलेट्स पे है कि अभी चॉकलेट्स में बहुत ज़्यादा पाम ऑयल आ रहा है, तो पाम ऑयल को कैसे हम लोग कॉन्ट्राडिक्ट करें, तो उसके लिए महाराष्ट्र से हमने ककाओ वगैरह पे रिसर्च करके कि कैसे वो बेहतर बन सके, आपको कोई तरह का उससे एलर्जी ना हो। पाम ऑयल से बहुत सारी एलर्जीज होती तो हैं। वो सारे एग्रीकल्चरल जब आप पदार्थ उगा रहे हैं उसी समय आप उन चीज़ों को ध्यान रखते हैं कि वो चीज़ें एलिमिनेट हो जाए? नहीं, पाम ऑयल तो वैसे भी आप जैसे ऑयल्स में मिला करके मिलावट के लिए यूज़ कर रहे हैं लोग, वो सड़े हुए वेजिटेबल्स का ऑयल होता है पाम ऑयल, तो वो यूज़ होता है आजकल चॉकलेट्स में ताकि चॉकलेट्स का रेट कम हो जाए। तो रेट तो कम हो जाता है बट सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। उसके अलावा फिर हम लोग जैसे ग्रीन टी पे काम किए। ग्रीन टी जो है वो भी टी में भी बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स। टारगेट ऑडियंस या क्लाइंट्स कौन कौन से रहते हैं आपके इन सभी चीज़ों को लेकर, इस पूरे कंसेप्ट को लेकर, जिन पे आपका मुख्य रूप से फोकस रहता है? ये तो बहुत सीधी सी बात है कि ऑर्गेनिक मतलब हर कोई तो समझ नहीं सकता। हमारी जनता भी बहुत बड़ी है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है इंडिया का कि हर कोई नहीं समझ सकता। बट अभी जो कॉन्शियस लोग हैं, जो हेल्थ कॉन्शियस हैं, जो चाहते हैं कि नहीं मुझे आगे आकर के अपने हेल्थ को अच्छा करना है, वो सबसे पहले हमारे टारगेट ऑडियंस हैं। उसके अलावा जो जिम गोअर्स हैं, जो अपने मतलब एक तरह से वो भी हेल्थ कॉन्शियस लोग हुए जो जिम जा रहे हैं। PMFME योजना के तहत आप कैसे पहुंचे मैम? कैसे उस योजना के बारे में आपको पता चला? PMFME से मैं जुड़ी, एक हमारे जान पहचान के थे, उन्होंने मुझे मिलवाया एक महिला से जो अभी जिला उद्योग में है, तो उनके थ्रू फिर हम लोग PMFME योजना से आपको किस तरीके का लाभ मिला है या कितना लाभ मिला? लाभ तो जो उस योजना के तहत जो लाभ होता है 35% की सब्सिडी रहती है, वो हमें मिली लोन पे। जी, लोन पे सब्सिडी होती है। और उसमें बेसिकली क्या होता है कि आपको गवर्नमेंट प्रमोट करती है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। जैसे अभी हम लोग वर्ल्ड फूड इंडिया में भी गए, तो बहुत वहाँ पे सारा आपके स्टॉल्स वगैरह फ्री में आपको मिल जाते हैं? बिल्कुल फ्री में एक्सप्लोर मिलते हैं करने के लिए, ताकि जो फॉरेन से लोग आए हैं उनका कंसेप्ट आप देख सके और आप अपना कंसेप्ट उन्हें दे सके, आदान प्रदान हो सके। हाँ, वो वर्ल्ड फूड इंडिया में रहता है, या इंडिया इंटरनेशनल जो ट्रेड फेयर्स लगते हैं, मोराबादी में भी 2 बार हमें मौका मिला। और उस तरह से सरकार हमें प्रमोट करती है कि आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाइए, लोगों से इंटरेक्ट करिए, अपने प्रोडक्ट्स को आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो।
तो वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है तो PMFNI का। स्टार्टअप इंडिया प्लेटफॉर्म का फायदा उठाते हुए क्या आपने किसी अन्य सरकार की स्कीम्स के लिए भी अप्लाई किया या लाभ लेने का प्रयत्न किया? इनिशियली तो हम लोग बहुत ज़्यादा उलझे हुए थे, लेकिन ये लास्ट आते आते अभी जस्ट 1 महीना पहले हमने इनक्यूबेटर्स को भी अप्रोच किया था। तो इनक्यूबेटर्स में 2 इनक्यूबेटर आए सामने, IIM नागपुर और एक आइनोस्केल ग्लोबल फाउंडेशन है, वो भी आया सामने। तो हमने उनके साथ इंटरेक्शन किया, अपना DPR प्रेजेंट किया। आप इनोवेटर्स तक कैसे पहुंचे या इंक्यूबेशन सेंटर्स तक आप कैसे पहुंचे? ये रिसर्च के माध्यम से या किस तरीके से आपने, या ऐसा हुआ कि आपने अलग अलग इंक्यूबेशन सेल को अप्रोच किया और वहाँ से कुछ से आपको कॉल आया? जी, एक्चुअली स्टार्टअप से जब आप जुड़ते हैं, या मेरे पास DPIIT का सर्टिफिकेट भी है स्टार्टअप इंडिया का, तो जैसे ही आप जुड़ते हैं बहुत सी ऐसी प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो इस चीज़ के लिए प्रमोट करने के लिए आगे आती हैं, तो उनका भी कॉल्स आना शुरू हुआ ऑटोमेटिकली भी। तो आपने अलग अलग इंक्यूबेशन सेल में अप्लाई किया था लगभग? हाँ, कितने? हमने 3 से 4 में अप्लाई किया था, जिसमें वहाँ से 2 से कॉल आया? 2 से कॉल आ गया जी। और एक आपका इंक्यूबेशन सेल था IIM का? जी जी जी। IIM कहाँ पे मैम? IIM नागपुर। और दूसरा था आइनोस्केल ग्लोबल फाउंडेशन है, वो एक ट्रस्ट है। तो वो लोग कितनी लाख्स की फंडिंग आपने मतलब आपकी हमने रेज किया है 20 lakhs। 20 lakhs ईच? जी नहीं, मतलब नॉट ईच, अभी हमने उनसे प्रपोजल दिया हुआ है, वो प्रपोजल अप्रूव होगा तो फिर। मैम, रेवेन्यू जनरेशन मॉडल्स आपने किन किन तरीकों से रखे हुए हैं आपके इस कंसेप्ट के लिए? जो हमारा फ्यूचर में प्लानिंग है कि हम लोग ऑर्गेनिक बास्केट को एज अ फ्रेंचाइजी लेके जाएं। एक तो फ्रेंचाइजी मॉडल हो गया, और दूसरा हम लोग एक्सपोर्ट में जाना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा जो भी प्रोडक्ट है बहुत यूनिक है, तो उसको हम लोग धीरे धीरे स्केल अप करेंगे एक्सपोर्ट में जाके। तीसरा जो हमारा मॉडल है वो है शॉप इन शॉप कॉन्सेप्ट की, जैसे अभी रिलायंस सिग्नेचर स्टोर के साथ है। हाँ जी, तो वो नॉट एग्जैक्टली B2B, बट ठीक है, हम लोग शॉप इन शॉप में रहेंगे तो वी हैव अ रिटेल आउटलेट ओवर देयर। सेल रिलायंस करेगा, तो वैसे ही और भी आउटलेट्स के साथ, जैसे आपका और भी मार्ट्स हैं उनके साथ भी। इसके अलावा भी कोई रेवेन्यू कॉन्सेप्ट आप फॉलो कर रहे हैं? इसके अलावा हम लोग का अपना जो खुद का शॉप है, और साथ में हमारा अमेज़ॉन पे है रिटेल, और उसके अलावा हमारा अपना ई-कॉमर्स वेबसाइट है। तो ये सभी हमारे रेवेन्यू जनरेशन के मॉडल। मीनाक्षी मैम, आप हमारे कार्यक्रम में आई और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।